शर्लक होम्स और ब्योमकेश बख्शी, लंदन में एक रहस्य। भाग 1, रहस्य का आगमन। अध्याय 1, बेकर स्ट्रीट पर एक असामान्य मुलाकात। लंदन की धुंध भरी सुबह थी जब 221 बी बेकर स्ट्रीट के दरवाजे पर एक टैक्सी आकर रुकी। टैक्सी से एक भारतीय सज्जन उतरे, जिनकी आंखों में गहरी सोच और चेहरे पर एक शांत दृढ़ता थी। यह कोई और नहीं बल्कि कलकत्ता के प्रसिद्ध जासूस ब्योमकेश बख्शी थे। उन्होंने अपने हाथ में एक छोटा सा चमड़े का सूटकेस पकड़ा हुआ था और उनकी नजरें सीधे उस प्रसिद्ध दरवाजे पर टिकी थीं, जिसके पीछे दुनिया के सबसे महान जासूस शर्लक होम्स निवास करते थे। बख्शी ने दरवाजे पर दस्तक दी और कुछ ही क्षणों में श्रीमती हडसन ने दरवाजा खोला। उनके चेहरे पर थोड़ी हैरानी थी, क्योंकि इस समय किसी आगंतुक की उम्मीद नहीं थी। बख्शी ने विनम्रता से अपना परिचय दिया और बताया कि वे शर्लक होम्स से मिलना चाहते हैं। श्रीमती हडसन ने उन्हें अंदर आने का इशारा किया और उन्हें बैठक में ले गईं, जहां होम्स अपनी कुर्सी पर बैठे एक पाइप सुलगा रहे थे और सुबह के अखबार में डूबे हुए थे। डॉक्टर वॉटसन, जो पास ही बैठे थे, अपनी मेडिकल पत्रिका पढ़ रहे थे। होम्स ने अपनी आंखें अखबार से हटाईं और बख्शी को देखा। उनकी पैनी नजरें एक पल में बख्शी के पहनावे, उनके हाव भाव और उनके सूटकेस का विश्लेषण कर गईं। मिस्टर बख्शी, मुझे लगता है, होम्स ने अपनी गहरी आवाज में कहा। उनकी आंखों में एक हल्की सी चमक थी। आपकी यात्रा लंबी रही होगी। कृपया बैठिए। बख्शी ने धन्यवाद दिया और वॉटसन के बगल में एक कुर्सी पर बैठ गए। मैं डॉक्टर जॉन वॉटसन हूं, वॉटसन ने अपना हाथ बढ़ाते हुए कहा। बख्शी ने गर्मजोशी से हाथ मिलाया। मैं यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण और जटिल मामले के सिलसिले में आया हूँ, मिस्टर होम्स, बख्शी ने अपनी बात शुरू की। यह मामला भारत से जुड़ा है, लेकिन इसके तार लंदन तक फैले हुए हैं। उन्होंने अपना सूटकेस खोला और उसमें से एक प्राचीन नक्काशीदार लकड़ी का बक्सा निकाला। बक्सा पुराना था, लेकिन उसकी कारीगरी अद्भुत थी और उस पर कुछ रहस्यमय प्रतीक उकेरे हुए थे। यह सूर्य का हृदय नामक एक प्राचीन भारतीय कलाकृति का हिस्सा है, बख्शी ने बताया। यह एक बहुमूल्य हीरा था, जो सदियों से एक शाही परिवार के पास था। कुछ हफ्ते पहले इसे लंदन में एक निजी संग्रह से चुरा लिया गया था। होम्स ने बक्से को ध्यान से देखा। उनकी उंगलियां उसकी सतह पर बनी नक्काशी पर फिर रही थीं। दिलचस्प, होम्स ने कहा। और आपको क्या लगता है कि यह चोरी सिर्फ एक साधारण चोरी नहीं है? बख्शी ने सिर हिलाया। बिल्कुल नहीं। इस कलाकृति के साथ एक प्राचीन किंवदंती जुड़ी हुई है और कुछ संकेत बताते हैं कि यह चोरी किसी बड़े, अधिक भयावह षड्यंत्र का हिस्सा है। उन्होंने होम्स को कुछ तस्वीरें और दस्तावेज दिखाए, जिनमें चोरी की जगह और कुछ शुरुआती सुरागों का विवरण था। होम्स ने उन्हें ध्यान से देखा। उनकी भौहें थोड़ी सिकुड़ी हुई थीं। सुराग विरोधाभासी लगते हैं, मिस्टर बख्शी, होम्स ने कहा। चोर ने कोई निशान नहीं छोड़ा, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीजें पीछे छोड़ दी जो एक पेशेवर चोर के लिए असामान्य हैं। बख्शी ने सहमति व्यक्त की। यही कारण है कि मैं आपकी मदद चाहता हूं, मिस्टर होम्स। भारत में हम ऐसे मामलों को सुलझाने के लिए तर्क और अवलोकन का उपयोग करते हैं, लेकिन लंदन का यह मामला कुछ अलग है। होम्स ने पाइप से एक कश लिया और धुएं के छल्ले हवा में छोड़े। तो मिस्टर बख्शी, मुझे लगता है कि हम एक साथ एक दिलचस्प यात्रा पर निकलने वाले हैं। अध्याय 2, लंदन की गलियों में सुराग। अगली सुबह लंदन की सड़कें अभी भी धुंध से ढकी हुई थीं, जब होम्स, वॉटसन और बख्शी ने अपनी जांच शुरू की। उनका पहला पड़ाव वह आलीशान हवेली थी जहां से सूर्य का हृदय चुराया गया था। यह हवेली सर रिचर्ड थॉर्नटन की थी, जो एक प्रसिद्ध कला संग्रहकर्ता थे। हवेली के अंदर चोरी की जगह पर कोई जबरदस्ती घुसने का निशान नहीं था, जिससे यह संकेत मिलता था कि चोर अंदरूनी व्यक्ति था या उसके पास चाबी थी। होम्स ने कमरे का बारीकी से निरीक्षण किया। उनकी आंखें हर छोटी से छोटी चीज पर टिकी थीं। उन्होंने धूल में पैरों के निशान देखे, जो बहुत हल्के थे, जैसे कि चोर ने मोजे पहने हों। बख्शी ने भी अपनी पैनी नजर से कमरे का मुआयना किया। उन्होंने एक कोने में एक छोटी सी, लगभग अदृश्य खरोंच देखी, जो शायद किसी धातु की चीज से बनी थी। यह खरोंच, बख्शी ने कहा, किसी ऐसे उपकरण से बनी है जो शायद चोर के पास था, लेकिन उसने इसका उपयोग ताला तोड़ने के लिए नहीं किया। होम्स ने सहमति में सिर हिलाया। यह एक दिलचस्प अवलोकन है, मिस्टर बख्शी। यह बताता है कि चोर ने ताला तोड़ने की कोशिश नहीं की, बल्कि उसके पास पहले से ही अंदर आने का कोई तरीका था। वॉटसन ने दोनों जासूसों को एक दूसरे की ओर देखते हुए देखा। उनके चेहरों पर एक दूसरे के प्रति सम्मान का भाव था। उनकी जांच उन्हें लंदन के अंडरवर्ल्ड के एक हिस्से में ले गई,
जहां पुराने और दुर्लभ कलाकृतियों का अवैध व्यापार होता था। उन्होंने कुछ संदिग्ध डीलरों से पूछताछ की, लेकिन किसी के पास भी सूर्य का हृदय के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। हालांकि उन्हें एक रहस्यमय संगठन के बारे में कुछ फुसफुसाहटें सुनाई दी, जिसे ब्लैक लोटस कहा जाता था। यह संगठन प्राचीन भारतीय कलाकृतियों की चोरी और तस्करी में शामिल था। ब्लैक लोटस, होम्स ने कहा, जब वे बेकर स्ट्रीट लौट रहे थे। यह नाम मैंने पहले भी सुना है, लेकिन इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। बख्शी ने बताया, भारत में भी इस संगठन के बारे में अफवाहें हैं। कहा जाता है कि यह एक बहुत ही शक्तिशाली और गुप्त संगठन है, जिसके तार बहुत दूर तक फैले हुए हैं। वॉटसन ने महसूस किया कि यह मामला सिर्फ एक चोरी से कहीं ज्यादा गहरा था। उसी शाम होम्स को एक रहस्यमय संदेश मिला। यह एक सादे कागज पर लिखा था, जिसमें केवल एक प्रतीक बना हुआ था, एक कमल का फूल जिसके बीच में एक काली बिंदी थी। ब्लैक लोटस, होम्स ने फुसफुसाया। वे जानते हैं कि हम उनके पीछे हैं। बख्शी ने प्रतीक को ध्यान से देखा। यह प्रतीक मैंने पहले भी देखा है, मिस्टर होम्स। यह एक बहुत पुराने भारतीय संप्रदाय से जुड़ा है, जो अब विलुप्त माना जाता है। यह एक नया सुराग था, जो उन्हें मामले की गहराई में ले जाने वाला था। भाग 2, गहरे होते रहस्य। अध्याय 3, अतीत की परछाई। ब्लैक लोटस के प्रतीक वाले रहस्यमय संदेश ने होम्स और बख्शी दोनों को एक नई दिशा दी। बख्शी ने बताया कि यह प्रतीक भारत के एक प्राचीन और गुप्त संप्रदाय से जुड़ा है, जिसे काले कमल के उपासक कहा जाता था। यह संप्रदाय सदियों पहले अस्तित्व में था और माना जाता था कि यह विलुप्त हो चुका है। वे गुप्त ज्ञान और शक्तिशाली कलाकृतियों के संरक्षक थे, जिनमें से एक सूर्य का हृदय भी था। होम्स ने अपने विशाल पुस्तकालय में इस संप्रदाय के बारे में जानकारी खोजना शुरू किया, जबकि बख्शी ने भारत में अपने संपर्कों से संपर्क साधा। जल्द ही उन्हें पता चला कि सूर्य का हृदय सिर्फ एक हीरा नहीं था, बल्कि एक प्राचीन यंत्र का हिस्सा था, जिसमें प्रकाश ऊर्जा को केंद्रित करने की वैज्ञानिक शक्ति थी। यह यंत्र जब पूरा होता तो अपने धारक को उन्नत तकनीकी लाभ प्रदान कर सकता था। यह कलाकृति मूल रूप से एक छोटी लेकिन शक्तिशाली भारतीय रियासत विजयनगरम के शाही परिवार से संबंधित थी। सदियों पहले विजयनगरम पर एक क्रूर शासक ने हमला किया था और शाही परिवार ने सूर्य का हृदय को बचाने के लिए उसे कई टुकड़ों में बांट दिया था और उन्हें दुनिया भर में छिपा दिया था। एक टुकड़ा लंदन में सर रिचर्ड थॉर्नटन के पास था और अब वह चोरी हो चुका था। तो यह सिर्फ एक चोरी नहीं है, बल्कि एक प्राचीन तकनीकी खजाने की खोज है, होम्स ने कहा। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। और ब्लैक लोटस इस खजाने को इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, बख्शी ने सहमति व्यक्त की। लेकिन सवाल यह है कि क्यों? और उन्हें इस कलाकृति के बारे में कैसे पता चला, जब यह सदियों से गुमनाम थी? यह सवाल उन्हें एक पुरानी भारतीय रियासत के छिपे हुए रहस्यों और एक प्राचीन चेतावनी की कहानियों की ओर ले गया, जो इस कलाकृति से जुड़ा था। उन्होंने एक पुराने भारतीय इतिहासकार से संपर्क किया, जो लंदन में रहते थे। उन्होंने बताया कि विजयनगरम के शाही परिवार ने एक चेतावनी जारी की थी कि यदि सूर्य का हृदय के टुकड़े अलग हो जाते हैं, तो इसका दुरुपयोग हो सकता है और यह दुनिया में अस्थिरता ला सकता है। यह जानकारी होम्स और बख्शी के लिए एक नया दृष्टिकोण लेकर आई। यह सिर्फ एक आपराधिक मामला नहीं था, बल्कि एक ऐतिहासिक और तकनीकी पहेली थी। तो ब्लैक लोटस इस चेतावनी का फायदा उठाने या कलाकृति की शक्ति का उपयोग करने की कोशिश कर रहा है, वॉटसन ने अनुमान लगाया। होम्स ने सिर हिलाया। या शायद वे इस कलाकृति की शक्ति का उपयोग किसी और भयावह उद्देश्य के लिए करना चाहते हैं। बख्शी ने एक पुरानी पांडुलिपि निकाली, जिसमें विजयनगरम के शाही परिवार का इतिहास और सूर्य का हृदय के बारे में विस्तृत जानकारी थी। पांडुलिपि में एक नक्शा भी था, जिसमें कलाकृति के अन्य टुकड़ों के संभावित स्थान दर्शाए गए थे। यह नक्शा उन्हें एक नए और खतरनाक रास्ते पर ले जाने वाला था। यह एक सोची समझी साजिश है, मिस्टर होम्स, बख्शी ने कहा। कोई बहुत शक्तिशाली और जानकार व्यक्ति इस सब के पीछे है। होम्स ने अपनी उंगलियों को आपस में जोड़ा और अपनी आंखों को बंद कर लिया। उनके दिमाग में सभी सुराग एक साथ जुड़ रहे थे। हाँ, मिस्टर बख्शी, और मुझे लगता है कि हम जल्द ही उस व्यक्ति से मिलेंगे। अध्याय 4, धोखे का जाल। विजयनगरम की पांडुलिपि में मिला नक्शा होम्स और बख्शी को लंदन के विभिन्न हिस्सों में ले गया, जहां सूर्य का हृदय के अन्य टुकड़ों के छिपे होने की संभावना थी। उनकी खोज उन्हें ब्रिटिश म्यूजियम के गुप्त तहखानों से लेकर लंदन के सबसे पुराने और धूल भरे एंटीक दुकानों तक ले गई। हर जगह उन्हें नए सुराग मिले, लेकिन साथ ही नए खतरे भी। ब्लैक लोटस के एजेंट उनकी हर चाल पर नजर रख रहे थे
और कई बार उनका सामना इन खतरनाक लोगों से हुआ। एक शाम जब वे एक पुराने पब में एक संदिग्ध डीलर से मिलने वाले थे तो उन पर हमला हुआ। हमलावर पेशेवर थे और उनकी चालों से लग रहा था कि वे मार्शल आर्ट में प्रशिक्षित थे। होम्स और बख्शी ने मिलकर उनका सामना किया और वॉटसन ने भी अपनी पुरानी सैन्य क्षमताओं का प्रदर्शन किया। वे हमलावरों को खदेड़ने में सफल रहे, लेकिन यह स्पष्ट था कि ब्लैक लोटस उन्हें किसी भी कीमत पर रोकना चाहता था। इस घटना के बाद होम्स और बख्शी ने अपनी रणनीति बदली। उन्होंने महसूस किया कि उन्हें अपने अंदरूनी सूत्रों पर अधिक भरोसा करना होगा। बख्शी ने भारत में अपने एक पुराने मुखबिर से संपर्क किया जो ब्लैक लोटस के बारे में कुछ जानकारी रखता था। मुखबिर ने उन्हें बताया कि ब्लैक लोटस का एक उच्च पदस्थ सदस्य लंदन में सक्रिय है और वह ही इस पूरे ऑपरेशन का मास्टरमाइंड है। लेकिन मुखबिर ने नाम बताने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे अपनी जान का खतरा था। होम्स ने अपने संपर्कों का उपयोग किया और लंदन के कला जगत में एक ऐसे व्यक्ति की तलाश शुरू की जिसके पास ब्लैक लोटस के बारे में जानकारी हो। उनकी खोज उन्हें लेडी मार्गरेट के पास ले गई जो एक धनी और प्रभावशाली कला संग्रहकर्ता थीं। लेडी मार्गरेट ने होम्स को बताया कि उन्हें ब्लैक लोटस के बारे में कुछ अफवाहें सुनाई दी हैं, लेकिन उन्होंने कभी इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि उनकी बातों से होम्स को कुछ संदेह हुआ। एक दिन जब होम्स और बख्शी एक साथ बैठकर मामले पर चर्चा कर रहे थे तो उनके बीच विचारों का टकराव हुआ। होम्स अपने तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण के साथ हर चीज को सबूतों और तथ्यों के आधार पर देखना चाहते थे। बख्शी अपने सहज ज्ञान और भारतीय दर्शन के साथ कभी कभी उन चीजों पर भी विचार करते थे जो सीधे तौर पर दिखाई नहीं देती थीं। मिस्टर होम्स, बख्शी ने कहा, कभी कभी सबसे स्पष्ट चीजें ही सबसे बड़ी धोखेबाज होती हैं। होम्स ने अपनी भौहें चढ़ाई। मैं केवल उन चीजों पर विश्वास करता हूं जिन्हें मैं देख सकता हूं और साबित कर सकता हूं। मिस्टर बख्शी, वॉटसन ने दोनों के बीच तनाव महसूस किया, लेकिन उन्हें पता था कि यह उनके काम करने का तरीका था। हालांकि इस टकराव के बावजूद उनका सहयोग मजबूत होता गया। उन्होंने एक दूसरे की शक्तियों को पहचानना शुरू कर दिया। होम्स ने बख्शी के सहज ज्ञान और सांस्कृतिक समझ की सराहना की, जबकि बख्शी ने होम्स के तार्किक विश्लेषण और अवलोकन कौशल का सम्मान किया। एक रात होम्स को एक गुमनाम पत्र मिला जिसमें लिखा था कि लेडी मार्गरेट ब्लैक लोटस की सदस्य हैं और वही इस पूरे ऑपरेशन की मास्टरमाइंड हैं। होम्स को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उन्हें लेडी मार्गरेट की बातों में कुछ विरोधाभास याद आए। उन्होंने बख्शी के साथ मिलकर लेडी मार्गरेट की हवेली पर नजर रखना शुरू किया। कुछ दिनों की निगरानी के बाद उन्होंने लेडी मार्गरेट को एक गुप्त बैठक में भाग लेते हुए देखा जहां ब्लैक लोटस के अन्य सदस्य भी मौजूद थे। यह एक चौंकाने वाला खुलासा था। लेडी मार्गरेट, जो एक सम्मानित समाज सेविका और कला प्रेमी के रूप में जानी जाती थीं, वास्तव में एक खतरनाक अपराधी थीं। यह धोखे का जाल था और वे उसमें फंसने से बाल बाल बचे थे। तो यह लेडी मार्गरेट थी, बख्शी ने कहा, उनकी आवाज में निराशा थी। मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि वह इतनी खतरनाक हो सकती हैं। होम्स ने सिर हिलाया। सबसे खतरनाक अपराधी अक्सर वही होते हैं जिन पर कोई संदेह नहीं करता, मिस्टर बख्शी। अब हमें उनके अगले कदम का पता लगाना होगा। भाग 3, सच्चाई की खोज। अध्याय 5, छिपे हुए संकेत। लेडी मार्गरेट का खुलासा एक बड़ा झटका था, लेकिन इसने होम्स और बख्शी को एक स्पष्ट लक्ष्य दिया। अब उन्हें यह पता लगाना था कि लेडी मार्गरेट का अगला कदम क्या होगा और वे कहाँ और कब अपना भयावह अनुष्ठान करने वाली थीं। पुस्तक में एक गुप्त स्थान का उल्लेख था जो लंदन के भूमिगत सुरंगों के जाल में कहीं छिपा हुआ था। यह एक प्राचीन मंदिर का अवशेष था जिसे सदियों पहले ब्लैक लोटस के पूर्वजों ने बनाया था। होम्स ने लंदन के भूमिगत नक्शों का अध्ययन किया, जबकि बख्शी ने प्राचीन भारतीय वास्तुकला और धार्मिक प्रतीकों के अपने ज्ञान का उपयोग किया। जल्द ही उन्होंने उस गुप्त स्थान का पता लगा लिया। यह लंदन के एक पुराने परित्यक्त रेलवे स्टेशन के नीचे छिपा हुआ था जहां कभी कोई नहीं जाता था। उन्होंने वॉटसन को भी अपनी योजना में शामिल किया। वॉटसन अपनी सैन्य पृष्ठभूमि के कारण ऐसे अभियानों के लिए आदर्श थे। तीनों ने मिलकर एक रणनीति बनाई। वे अनुष्ठान शुरू होने से ठीक पहले उस स्थान पर पहुंचेंगे और लेडी मार्गरेट को रोकेंगे। रात के अंधेरे में तीनों उस परित्यक्त रेलवे स्टेशन की ओर बढ़े। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी जो आने वाले तूफान का संकेत दे रही थी। वे एक गुप्त प्रवेश द्वार से अंदर घुसे और भूमिगत सुरंगों के जाल में उतर गए। सुरंगें अंधेरी और घुमावदार थीं और हर मोड़ पर खतरा छिपा हुआ था।
कुछ देर चलने के बाद उन्हें दूर से एक हल्की रोशनी और मंत्रों की आवाज सुनाई दी। वे जानते थे कि वे सही जगह पर पहुंच गए थे। वे धीरे धीरे आगे बढ़े और एक बड़े गोलाकार कक्ष में पहुंचे। कक्ष के बीच में एक वेदी थी, जिस पर सूर्य का हृदय के सभी टुकड़े रखे हुए थे। लेडी मार्गरेट काले वस्त्रों में वेदी के सामने खड़ी थीं, और उनके चारों ओर ब्लैक लोटस के अन्य सदस्य थे जो मंत्रों का जाप कर रहे थे। जैसे ही लेडी मार्गरेट ने अनुष्ठान शुरू किया, होम्स ने एक संकेत दिया और तीनों ने हमला कर दिया। ब्लैक लोटस के सदस्य हैरान रह गए, लेकिन उन्होंने तुरंत जवाबी हमला किया। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। होम्स ने अपनी बुद्धिमत्ता और फुर्ती का उपयोग किया, जबकि वॉटसन ने अपनी शारीरिक शक्ति और सैन्य कौशल का प्रदर्शन किया। बख्शी अपने शांत स्वभाव के बावजूद एक कुशल लड़ाके थे, और उन्होंने अपने विरोधियों को अपनी चालों से भ्रमित कर दिया। लेडी मार्गरेट ने भागने की कोशिश की, लेकिन होम्स ने उन्हें रोक लिया। आपका खेल खत्म हो गया, लेडी मार्गरेट, होम्स ने कहा। लेडी मार्गरेट ने एक जहरीली मुस्कान दी। तुम बहुत देर हो चुकी हो, मिस्टर होम्स। अनुष्ठान लगभग पूरा हो चुका है। उन्होंने अपनी मुट्ठी में एक छोटा सा यंत्र पकड़ा हुआ था, जिसे उन्होंने वेदी पर रखे सूर्य का हृदय के टुकड़ों की ओर बढ़ाया। बख्शी ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। उन्होंने एक प्राचीन भारतीय मार्शल आर्ट चाल का उपयोग किया और लेडी मार्गरेट के हाथ से यंत्र छीन लिया। यंत्र जमीन पर गिर गया और टूट गया। अनुष्ठान रुक गया और सूर्य का हृदय के टुकड़े अपनी चमक खोने लगे। ब्लैक लोटस के सदस्य घबरा गए और भागने लगे। होम्स, बख्शी और वॉटसन ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें स्कॉटलैंड यार्ड के हवाले कर दिया। लेडी मार्गरेट को भी गिरफ्तार कर लिया गया। तो यह सब खत्म हो गया, वॉटसन ने कहा, जब वे बेकर स्ट्रीट लौट रहे थे। होम्स ने सिर हिलाया। हाँ वॉटसन, लेकिन यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे, बख्शी ने मुस्कुराते हुए कहा। यह एक ऐसा अनुभव था जिसने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मिस्टर होम्स। उनकी संयुक्त बुद्धिमत्ता और साहस ने एक बड़े खतरे को टाल दिया था, और लंदन एक बार फिर सुरक्षित था। अध्याय 8, एक नई शुरुआत। कुछ हफ्तों बाद ब्योमकेश बख्शी की भारत वापसी का समय आ गया था। बेकर स्ट्रीट पर एक छोटी सी विदाई पार्टी रखी गई थी, जिसमें होम्स, वॉटसन, श्रीमती हडसन और कुछ अन्य करीबी दोस्त शामिल थे। बख्शी ने सभी को धन्यवाद दिया और लंदन में बिताए अपने समय को याद किया। मैं इस अनुभव को कभी नहीं भूलूंगा, मिस्टर होम्स, बख्शी ने कहा। मुझे उम्मीद है कि हम फिर कभी मिलेंगे और किसी और रहस्य को सुलझाएंगे। होम्स ने अपना हाथ बढ़ाया और बख्शी ने उसे गर्मजोशी से पकड़ा। निश्चित रूप से, मिस्टर बख्शी। दुनिया रहस्यों से भरी है, और मुझे यकीन है कि हमारे रास्ते फिर से टकराएंगे। वॉटसन ने भी बख्शी को गले लगाया और उन्हें शुभकामनाएं दी। बख्शी के जाने के बाद बेकर स्ट्रीट पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। होम्स अपनी कुर्सी पर बैठे अपनी पाइप सुलगा रहे थे, और उनकी आंखें दूर कहीं खोई हुई थीं। वॉटसन जानते थे कि होम्स को बख्शी की कमी महसूस होगी, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि होम्स जल्द ही किसी नए रहस्य में डूब जाएंगे। लंदन में जीवन अपनी सामान्य गति से चल रहा था। अखबारों में अभी भी ब्लैक लोटस के बारे में खबरें छप रही थीं, लेकिन धीरे धीरे लोग इस घटना को भूलने लगे थे। होम्स को कुछ नए मामले मिले, जिनमें एक लापता गहने का मामला और एक रहस्यमय हत्या का मामला शामिल था। वे फिर से अपने काम में व्यस्त हो गए, लेकिन उनके दिमाग में ब्योमकेश बख्शी की यादें हमेशा ताज़ा रहेंगी। यह एक यादगार सहयोग का अंत था, लेकिन यह एक नई शुरुआत भी थी। शर्लक होम्स और ब्योमकेश बख्शी ने एक दूसरे को बहुत कुछ सिखाया था, और उनकी दोस्ती ने उन्हें और भी बेहतर जासूस बना दिया था। दुनिया में अभी भी बहुत सारे रहस्य थे, और वे दोनों उन्हें सुलझाने के लिए तैयार थे। अध्याय 9, ब्लैक लोटस की जड़ें। लेडी मार्गरेट की गिरफ्तारी और ब्लैक लोटस के लंदन नेटवर्क के ध्वस्त होने के बाद होम्स और बख्शी ने महसूस किया कि यह सिर्फ हिमखंड का एक सिरा था। ब्लैक लोटस एक वैश्विक संगठन था, जिसकी जड़ें सदियों पुरानी थीं, और उनके पास अभी भी कई रहस्य छिपे हुए थे। सूर्य का हृदय की वापसी के बावजूद कलाकृति से जुड़ी प्राचीन शक्ति और उसके दुरुपयोग की संभावना अभी भी एक चिंता का विषय थी। होम्स ने ब्लैक लोटस के इतिहास और उनके उद्देश्यों पर गहन शोध शुरू किया। उन्होंने प्राचीन ग्रंथों, गुप्त समाजों के अभिलेखागार और विभिन्न संस्कृतियों की किंवदंतियों का अध्ययन किया। बख्शी ने भारत में अपने संपर्कों का उपयोग करके ब्लैक लोटस के भारतीय मूल और उनके तांत्रिक अनुष्ठानों के बारे में अधिक जानकारी एकत्र की। उन्हें पता चला कि ब्लैक लोटस का अंतिम लक्ष्य सिर्फ धन या शक्ति प्राप्त करना नहीं था, बल्कि एक प्राचीन लौकिक इकाई को जगाना था, जिसे वे अंधकार का देवता कहते थे।
यह देवता यदि जागृत हो जाता तो दुनिया को एक ऐसे युग में धकेल देता जहां अराजकता और विनाश का राज होता। वॉटसन ने अपनी मेडिकल पत्रिकाएं एक तरफ रख दीं और इस शोध में सक्रिय रूप से भाग लिया। उन्होंने होम्स और बख्शी के लिए जानकारी को व्यवस्थित करने और महत्वपूर्ण तथ्यों को उजागर करने में मदद की। उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि ब्लैक लोटस के सदस्य समाज के हर वर्ग में फैले हुए थे, राजनेता, उद्योगपति, कलाकार और यहाँ तक कि कुछ धार्मिक नेता भी। यह संगठन इतना गुप्त और शक्तिशाली था कि इसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे, और जो जानते थे वे डर के मारे चुप रहते थे। एक दिन होम्स को एक और रहस्यमय संदेश मिला। यह लेडी मार्गरेट के एक पुराने सहयोगी से था, जिसने ब्लैक लोटस के बारे में और जानकारी देने की पेशकश की थी, बशर्ते उसे सुरक्षा और बदले में कुछ धन मिले। होम्स और बख्शी ने उस सहयोगी से गुप्त रूप से मुलाकात की। सहयोगी ने उन्हें बताया कि ब्लैक लोटस का एक और महत्वपूर्ण सदस्य लंदन में छिपा हुआ है, जो लेडी मार्गरेट से भी अधिक शक्तिशाली और खतरनाक है। यह व्यक्ति ही ब्लैक लोटस के लंदन ऑपरेशन का असली मास्टरमाइंड था, और लेडी मार्गरेट सिर्फ एक मोहरा थीं। सहयोगी ने उस व्यक्ति का नाम नहीं बताया, लेकिन उसने एक संकेत दिया, वह व्यक्ति जो हमेशा छाया में रहता है, लेकिन जिसकी उपस्थिति हर जगह महसूस होती है। यह एक पहेली थी जिसे होम्स और बख्शी को सुलझाना था। उन्होंने महसूस किया कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि यह एक नए और अधिक खतरनाक चरण में प्रवेश कर गई थी। ब्लैक लोटस की जड़ें इतनी गहरी थीं कि उन्हें उखाड़ फेंकना एक असंभव कार्य लग रहा था। लेकिन होम्स और बख्शी अपनी अद्वितीय बुद्धिमत्ता और दृढ़ संकल्प के साथ इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार थे। वे जानते थे कि उन्हें न केवल इस संगठन को रोकना होगा, बल्कि उन्हें अंधकार के देवता को जागृत होने से भी रोकना होगा, जिससे दुनिया का भविष्य खतरे में पड़ सकता है। अध्याय 10, छाया में छिपा दुश्मन। ब्लैक लोटस के सहयोगी द्वारा दिया गया संकेत, वह व्यक्ति जो हमेशा छाया में रहता है, लेकिन जिसकी उपस्थिति हर जगह महसूस होती है, होम्स और बख्शी के लिए एक नई पहेली बन गया। होम्स ने लंदन के सबसे प्रभावशाली और गुप्त समाजों की सूची खंगालनी शुरू की, जबकि बख्शी ने अपने सहज ज्ञान और भारतीय ज्योतिष के ज्ञान का उपयोग करके उस व्यक्ति की पहचान करने की कोशिश की। उनकी खोज उन्हें लंदन के अभिजात वर्ग के बीच ले गई, जहां सत्ता और धन के खेल में कई रहस्य छिपे हुए थे। उन्होंने कई संदिग्ध व्यक्तियों से मुलाकात की, लेकिन कोई भी उस विवरण से मेल नहीं खाता था। हर बार जब वे किसी के करीब पहुंचते तो वह व्यक्ति या तो गायब हो जाता या उसकी रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो जाती। यह स्पष्ट था कि उनका दुश्मन बहुत शक्तिशाली और क्रूर था। एक दिन होम्स को एक पुराने मामले की याद आई, जिसमें एक रहस्यमय कला संग्रहकर्ता शामिल था, जो कभी भी सार्वजनिक रूप से सामने नहीं आया था, लेकिन उसके पास दुनिया की सबसे दुर्लभ और मूल्यवान कलाकृतियां थीं। उस समय होम्स ने उस व्यक्ति को एक सन की अरबती मानकर छोड़ दिया था, लेकिन अब उन्हें संदेह हुआ कि वह व्यक्ति ही ब्लैक लोटस का असली मास्टरमाइंड हो सकता है। उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड एलिस्टेयर ब्लैकवुड। वह एक एकांत प्रिय व्यक्ति था, जो अपनी हवेली में छिपा रहता था और कभी भी किसी से नहीं मिलता था। उसकी हवेली लंदन के सबसे सुरक्षित इलाकों में से एक में थी, और उस तक पहुंचना लगभग असंभव था। होम्स और बख्शी ने ब्लैकवुड की हवेली पर नजर रखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि हवेली में अजीबोगरीब गतिविधियां हो रही थीं। रात में रहस्यमय लोग आते जाते थे, और हवेली से अजीबोगरीब रोशनी और आवाजें आती थीं। यह स्पष्ट था कि ब्लैकवुड सिर्फ एक कला संग्रहकर्ता नहीं था, बल्कि कुछ और भी था। बख्शी ने अपनी भारतीय जासूसी तकनीकों का उपयोग करके हवेली के अंदर घुसने का एक तरीका खोजा। उन्होंने एक पुराने परित्यक्त सीवर सिस्टम का पता लगाया, जो हवेली के नीचे से गुजरता था। यह एक खतरनाक रास्ता था, लेकिन उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। एक रात होम्स और बख्शी ने सीवर सिस्टम के माध्यम से हवेली में प्रवेश किया। हवेली के अंदर उन्हें एक गुप्त प्रयोगशाला मिली, जहां ब्लैकवुड प्राचीन कलाकृतियों पर प्रयोग कर रहा था। प्रयोगशाला में कई रहस्यमय उपकरण और रसायन थे, और दीवारों पर अजीबोगरीब प्रतीक बने हुए थे। उन्होंने देखा कि ब्लैकवुड सूर्य का हृदय के टुकड़ों को एक साथ जोड़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वह सफल नहीं हो पा रहा था। वह एक और प्राचीन कलाकृति का उपयोग कर रहा था, जिसे अंधकार का दर्पण कहा जाता था। यह दर्पण ब्रह्मांडीय ऊर्जा को केंद्रित करने और उसे नियंत्रित करने की शक्ति रखता था। तो यह ब्लैकवुड है, होम्स ने फुसफुसाया। और वह अंधकार के देवता को जगाने की कोशिश कर रहा है, बख्शी ने सिर हिलाया। हमें उसे रोकना होगा,
इससे पहले कि वह बहुत देर हो जाए, उन्होंने ब्लैकवुड को रोकने की योजना बनाई, लेकिन उन्हें पता था कि यह एक आसान काम नहीं होगा। ब्लैकवुड एक शक्तिशाली और खतरनाक दुश्मन था, और वह किसी भी कीमत पर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहता था। अध्याय 11 दर्पण का रहस्य। ब्लैकवुड की गुप्त प्रयोगशाला में होम्स और बख्शी ने अंधकार का दर्पण देखा। यह एक प्राचीन काले रंग का दर्पण था, जिसकी सतह पर अजीबोगरीब प्रतीक उकेरे हुए थे। ब्लैकवुड उस दर्पण का उपयोग सूर्य का हृदय के टुकड़ों को सक्रिय करने और अंधकार के देवता को जगाने के लिए कर रहा था। होम्स ने तुरंत पहचान लिया कि यह दर्पण सिर्फ एक कलाकृति नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली तांत्रिक यंत्र था। बख्शी ने बताया कि ऐसे दर्पणों का उपयोग प्राचीन भारत में आत्माओं को बुलाने और भविष्य देखने के लिए किया जाता था, लेकिन उनका दुरुपयोग विनाशकारी हो सकता था। ब्लैकवुड ने होम्स और बख्शी को देख लिया था। वह एक लंबा, पतला आदमी था, जिसकी आंखें पागलपन से चमक रही थीं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? उसने चिल्लाया। तुम मेरे महान कार्य में बाधा नहीं डाल सकते। उसने अपनी मुट्ठी में एक छोटा सा क्रिस्टल पकड़ा हुआ था, जिसे उसने दर्पण की ओर बढ़ाया। होम्स और बख्शी ने उस पर हमला किया। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। ब्लैकवुड एक कुशल लड़ाका था, और उसके पास कुछ रहस्यमय शक्तियां भी थीं। वह अपनी उंगलियों से ऊर्जा के गोले फेंक रहा था, और उसकी आवाज से कमरे में कंपन हो रहा था। वॉटसन, जो बाहर इंतजार कर रहे थे, उन्होंने अंदर से आ रही आवाजें सुनी और तुरंत मदद के लिए अंदर आ गए। उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाली और ब्लैकवुड पर गोली चलाई, लेकिन गोली ब्लैकवुड के शरीर से होकर गुजर गई, जैसे कि वह एक भूत हो। तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, ब्लैकवुड हंसा। मैं अमर हूं। मैं अंधकार के देवता का सेवक हूं। होम्स ने महसूस किया कि ब्लैकवुड सिर्फ एक इंसान नहीं था, बल्कि वह किसी रहस्यमय शक्ति से प्रभावित था। बख्शी ने अपनी भारतीय जासूसी तकनीकों का उपयोग किया। उन्होंने ब्लैकवुड की चालों का विश्लेषण किया और पाया कि वह अपनी ऊर्जा को दर्पण से प्राप्त कर रहा था। दर्पण को तोड़ो, बख्शी ने चिल्लाया। यह उसकी शक्ति का स्रोत है। होम्स ने तुरंत एक भारी धातु की छड़ उठाई और दर्पण पर दे मारी। दर्पण टूट गया, और एक तेज रोशनी और धमाके के साथ ब्लैकवुड की रहस्यमय शक्तियां गायब हो गईं। वह जमीन पर गिर गया, उसकी आंखें खाली थीं, और उसका शरीर कांप रहा था। वह अब सिर्फ एक बूढ़ा, कमजोर आदमी था। यह सब खत्म हो गया, वॉटसन ने कहा। उनकी आवाज में राहत थी। होम्स ने सिर हिलाया। हाँ वॉटसन, लेकिन यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। बख्शी ने ब्लैकवुड को देखा। यह व्यक्ति सिर्फ एक मोहरा था, मिस्टर होम्स। असली खतरा अभी भी छिपा हुआ है। अध्याय 12 असली मास्टरमाइंड। ब्लैकवुड की हार के बाद होम्स, बख्शी और वॉटसन ने उसे स्कॉटलैंड यार्ड के हवाले कर दिया। उसकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह किसी भी सवाल का जवाब देने में असमर्थ था। डॉक्टरों ने उसे एक मानसिक अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी, जहां उसने अपने बाकी दिन बिताए। मोरियार्टी का साम्राज्य, जो उसने इतने सालों से बनाया था, एक झटके में ढह गया। उसके एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया गया, और ब्लैक लोटस के सभी गुप्त ठिकाने उजागर हो गए। होम्स और बख्शी ने ब्लैक लोटस के बारे में मिली सभी जानकारी को व्यवस्थित किया। उन्हें पता चला कि यह संगठन सिर्फ एक आपराधिक गिरोह नहीं था, बल्कि एक प्राचीन पंथ था जो सदियों से दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। उनके पास धन, शक्ति और प्रभाव था, और वे समाज के हर स्तर पर फैले हुए थे। सूर्य का हृदय और समय का ताबीज जैसी कलाकृतियां सिर्फ उनके उपकरण थीं, जिनका उपयोग वे अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते थे, अंधकार के देवता को जगाना और दुनिया को अराजकता में डुबोना। मोरियार्टी इस पंथ का सबसे नया और सबसे महत्वाकांक्षी नेता था, जिसने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। होम्स और बख्शी ने मिलकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, जिसमें ब्लैक लोटस के इतिहास, उनके उद्देश्यों और उनके नेटवर्क का पूरा विवरण था। यह रिपोर्ट दुनिया भर की सरकारों और खुफिया एजेंसियों को भेजी गई, जिससे ब्लैक लोटस के बाकी सदस्यों को गिरफ्तार किया जा सके। इस मामले ने होम्स और बख्शी दोनों को बदल दिया था। होम्स ने महसूस किया कि दुनिया में सिर्फ तर्क और विज्ञान ही सब कुछ नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो मानव समझ से परे हैं। बख्शी ने महसूस किया कि उनकी भारतीय दर्शन और सहज ज्ञान की शक्ति पश्चिमी तर्क और विज्ञान के साथ मिलकर एक अद्वितीय शक्ति बना सकती है। वॉटसन ने इस पूरे मामले को अपनी डायरी में दर्ज किया, और यह उनकी सबसे रोमांचक और भयावह कहानियों में से एक बन गई। उन्होंने महसूस किया कि वे सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थे,
बल्कि एक ऐसे इतिहासकार थे जो दुनिया के सबसे महान जासूसों के कारनामों को दर्ज कर रहे थे। ब्लैक लोटस का अंत हो गया था, लेकिन उसकी परछाई अभी भी दुनिया पर मंडरा रही थी। होम्स और बख्शी जानते थे कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि दुनिया में अभी भी बहुत सारे रहस्य और खतरे छिपे हुए थे। लेकिन वे यह भी जानते थे कि वे अकेले नहीं थे। उनके पास एक दूसरे का साथ था, और यह साथ उन्हें किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति देता था। यह एक ऐसी कहानी थी जिसने उन्हें एक साथ लाया और जिसने उन्हें हमेशा के लिए जोड़ दिया। अध्याय 13 समय का ताबीज। मोरियार्टी के असली इरादों का पता चलने के बाद होम्स और बख्शी ने समय का ताबीज की खोज शुरू की। यह ताबीज एक प्राचीन और रहस्यमय कलाकृति थी जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते थे। होम्स ने अपने विशाल ज्ञान का उपयोग करके ताबीज के इतिहास और उसके संभावित स्थानों के बारे में जानकारी जुटाई। बख्शी ने भारतीय पौराणिक कथाओं और ज्योतिषीय ग्रंथों का अध्ययन किया, क्योंकि उन्हें संदेह था कि ताबीज का संबंध किसी प्राचीन भारतीय देवता या अनुष्ठान से हो सकता है। उनकी खोज उन्हें लंदन के सबसे पुराने और सबसे गुप्त पुस्तकालयों में से एक में ले गई, जहां प्राचीन और दुर्लभ पांडुलिपियां रखी हुई थीं। वहां उन्हें एक पुरानी धूल भरी पुस्तक मिली जिसमें समय का ताबीज का विस्तृत विवरण था। पुस्तक में बताया गया था कि ताबीज को एक ऐसे स्थान पर छिपाया गया था जहां समय और स्थान की सीमाएं धुंधली हो जाती थीं, एक ऐसा स्थान जो भौतिक दुनिया और आध्यात्मिक दुनिया के बीच एक पुल था। इस बीच मोरियार्टी भी ताबीज की तलाश में था। उसने अपने एजेंटों को लंदन के हर कोने में फैला दिया था, और वे हर उस व्यक्ति पर नजर रख रहे थे जो ताबीज के बारे में कोई जानकारी रखता था। होम्स और बख्शी को कई बार मोरियार्टी के एजेंटों से बचना पड़ा, और हर बार उनका सामना और भी खतरनाक होता गया। एक दिन उन्हें एक गुप्त संदेश मिला जिसमें बताया गया था कि मोरियार्टी ने ताबीज का पता लगा लिया है और वह उसे हासिल करने के लिए एक प्राचीन मंदिर की ओर बढ़ रहा है जो लंदन के बाहरी इलाके में छिपा हुआ था। यह मंदिर सदियों पहले बनाया गया था और अब खंडहर में बदल गया था, लेकिन इसकी दीवारों पर अभी भी प्राचीन प्रतीक और रहस्यमय चित्र बने हुए थे। होम्स और बख्शी तुरंत मंदिर की ओर बढ़े। उन्हें पता था कि उनके पास समय बहुत कम था। यदि मोरियार्टी ताबीज को हासिल करने में सफल हो जाता तो वह सूर्य का हृदय को फिर से सक्रिय कर सकता था और अंधकार के देवता को जगा सकता था, जिससे दुनिया का अंत हो सकता था। मंदिर के अंदर उन्हें मोरियार्टी और उसके एजेंट मिले। मोरियार्टी ने ताबीज को हासिल कर लिया था और वह उसे सक्रिय करने की कोशिश कर रहा था। ताबीज से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही थी जिससे मंदिर की दीवारें कांप रही थीं। होम्स और बख्शी ने मोरियार्टी पर हमला किया। एक भयंकर लड़ाई शुरू हो गई। मोरियार्टी एक कुशल लड़ाका था और उसके पास कुछ रहस्यमय शक्तियां भी थीं जो उसने ब्लैक लोटस के अनुष्ठानों से प्राप्त की थीं। वह अपनी उंगलियों से ऊर्जा के गोले फेंक रहा था और उसकी आवाज से मंदिर में कंपन हो रहा था। वॉटसन, जो बाहर इंतजार कर रहे थे, उन्होंने अंदर से आ रही आवाजें सुनी और तुरंत मदद के लिए अंदर आ गए। उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाली और मोरियार्टी पर गोली चलाई, लेकिन गोली मोरियार्टी के शरीर से होकर गुजर गई, जैसे कि वह एक भूत हो। तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, मोरियार्टी हंसा। मैं अमर हूं। मैं अंधकार के देवता का सेवक हूं। होम्स ने महसूस किया कि मोरियार्टी सिर्फ एक इंसान नहीं था, बल्कि वह किसी रहस्यमय शक्ति से प्रभावित था। बख्शी ने अपनी भारतीय जासूसी तकनीकों का उपयोग किया। उन्होंने मोरियार्टी की चालों का विश्लेषण किया और पाया कि वह अपनी ऊर्जा को दर्पण से प्राप्त कर रहा था। ताबीज को तोड़ो, बख्शी ने चिल्लाया। यह उसकी शक्ति का स्रोत है। होम्स ने तुरंत एक भारी धातु की छड़ उठाई और ताबीज पर दे मारी। ताबीज टूट गया और एक तेज रोशनी और धमाके के साथ मोरियार्टी की रहस्यमय शक्तियां गायब हो गईं। वह जमीन पर गिर गया, उसकी आंखें खाली थीं और उसका शरीर कांप रहा था। वह अब सिर्फ एक बूढ़ा, कमजोर आदमी था। यह सब खत्म हो गया, वॉटसन ने कहा। उनकी आवाज में राहत थी। होम्स ने सिर हिलाया। हाँ वॉटसन, लेकिन यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। बख्शी ने मोरियार्टी को देखा। यह व्यक्ति सिर्फ एक मोहरा था, मिस्टर होम्स। असली खतरा अभी भी छिपा हुआ है। अध्याय 14 मोरियार्टी का पतन और ब्लैक लोटस का अंत। मोरियार्टी के पतन के बाद उसे स्कॉटलैंड यार्ड के हवाले कर दिया गया। उसकी मानसिक स्थिति इतनी बिगड़ चुकी थी कि वह किसी भी सवाल का जवाब देने में असमर्थ था। डॉक्टरों ने उसे एक मानसिक अस्पताल में भर्ती करने की सलाह दी, जहां उसने अपने बाकी दिन बिताए। मोरियार्टी का साम्राज्य, जो उसने इतने सालों से बनाया था,
एक झटके में ढह गया। उसके एजेंटों को गिरफ्तार कर लिया गया और ब्लैक लोटस के सभी गुप्त ठिकाने उजागर हो गए। होम्स और बख्शी ने ब्लैक लोटस के बारे में मिली सभी जानकारी को व्यवस्थित किया। उन्हें पता चला कि यह संगठन सिर्फ एक आपराधिक गिरोह नहीं था, बल्कि एक प्राचीन पंथ था जो सदियों से दुनिया को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। उनके पास धन, शक्ति और प्रभाव था और वे समाज के हर स्तर पर फैले हुए थे। सूर्य का हृदय और समय का ताबीज जैसी कलाकृतियां सिर्फ उनके उपकरण थीं, जिनका उपयोग वे अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए करते थे, अंधकार के देवता को जगाना और दुनिया को अराजकता में डुबोना। मोरियार्टी इस पंथ का सबसे नया और सबसे महत्वाकांक्षी नेता था, जिसने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी थी। होम्स और बख्शी ने मिलकर एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार की, जिसमें ब्लैक लोटस के इतिहास, उनके उद्देश्यों और उनके नेटवर्क का पूरा विवरण था। यह रिपोर्ट दुनिया भर की सरकारों और खुफिया एजेंसियों को भेजी गई, जिससे ब्लैक लोटस के बाकी सदस्यों को गिरफ्तार किया जा सके। इस मामले ने होम्स और बख्शी दोनों को बदल दिया था। होम्स ने महसूस किया कि दुनिया में सिर्फ तर्क और विज्ञान ही सब कुछ नहीं है, बल्कि कुछ ऐसी शक्तियां भी हैं जो मानव समझ से परे हैं। बख्शी ने महसूस किया कि उनकी भारतीय दर्शन और सहज ज्ञान की शक्ति पश्चिमी तर्क और विज्ञान के साथ मिलकर एक अद्वितीय शक्ति बना सकती है। वॉटसन ने इस पूरे मामले को अपनी डायरी में दर्ज किया और यह उनकी सबसे रोमांचक और भयावह कहानियों में से एक बन गई। उन्होंने महसूस किया कि वे सिर्फ एक डॉक्टर नहीं थे, बल्कि एक ऐसे इतिहासकार थे जो दुनिया के सबसे महान जासूसों के कारनामों को दर्ज कर रहे थे। ब्लैक लोटस का अंत हो गया था, लेकिन उसकी परछाई अभी भी दुनिया पर मंडरा रही थी। होम्स और बख्शी जानते थे कि उन्हें हमेशा सतर्क रहना होगा, क्योंकि दुनिया में अभी भी बहुत सारे रहस्य और खतरे छिपे हुए थे। लेकिन वे यह भी जानते थे कि वे अकेले नहीं थे। उनके पास एक दूसरे का साथ था और यह साथ उन्हें किसी भी चुनौती का सामना करने की शक्ति देता था। यह एक ऐसी कहानी थी जिसने उन्हें एक साथ लाया और जिसने उन्हें हमेशा के लिए जोड़ दिया। भाग 4, अंतिम संघर्ष और विदाई। अध्याय 15, द ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन। ब्लैक लोटस के पतन के बाद होम्स और बख्शी को लगा कि उनका काम पूरा हो गया है। लेकिन कुछ दिनों बाद उन्हें एक और रहस्यमय संदेश मिला। यह संदेश एक अलग प्रकार के कागज पर लिखा था और इसमें एक सुनहरे रंग का प्रतीक बना हुआ था, एक सूर्य जिसके चारों ओर एक सर्प लिपटा हुआ था। यह द ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन का प्रतीक था, एक और गुप्त समाज जो ब्लैक लोटस से भी पुराना और शक्तिशाली था। संदेश में लिखा था, ब्लैक लोटस सिर्फ एक शुरुआत थी, असली खेल अब शुरू होता है। होम्स और बख्शी दोनों को समझ आ गया कि उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी। द ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन एक ऐसा संगठन था जो सदियों से छाया में रहकर दुनिया की घटनाओं को नियंत्रित करता था। वे राजाओं और सम्राटों के सलाहकार थे और उनके पास अकल्पनीय धन और शक्ति थी। होम्स ने अपने पुस्तकालय में इस संगठन के बारे में खोजबीन शुरू की। उन्हें पता चला कि द ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन का संबंध प्राचीन मिस्र और बेबीलोन की सभ्यताओं से था। वे सूर्य देवता रा और मर्दुक के उपासक थे और उनका मानना था कि वे दुनिया को एक नए स्वर्णिम युग में ले जाने के लिए चुने गए थे। लेकिन उनके तरीके ब्लैक लोटस से भी अधिक क्रूर और निर्दयी थे। बख्शी ने भारत में अपने संपर्कों से इस संगठन के बारे में जानकारी जुटाई। उन्हें पता चला कि द ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन के सदस्य भारत में भी सक्रिय थे और वे प्राचीन भारतीय ज्ञान और तंत्र मंत्र का दुरुपयोग कर रहे थे। उनका अंतिम लक्ष्य एक ऐसी दुनिया बनाना था जहां केवल वे ही शासन करें और बाकी सभी लोग उनके गुलाम हों। एक दिन होम्स को एक गुमनाम पत्र मिला जिसमें एक पता लिखा था। पत्र में कहा गया था कि यदि वे सच्चाई जानना चाहते हैं तो उन्हें उस पते पर जाना होगा। होम्स और बख्शी ने फैसला किया कि वे उस पते पर जाएंगे, लेकिन वे सावधान रहेंगे। वह पता लंदन के एक पुराने परित्यक्त चर्च का था। चर्च के अंदर उन्हें एक बूढ़ा आदमी मिला जो एक पुजारी के वेश में था। उसने अपना परिचय फादर एंथनी के रूप में दिया और बताया कि वह द ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन का एक पूर्व सदस्य था जो अब उनके खिलाफ लड़ना चाहता था। फादर एंथनी ने उन्हें बताया कि द ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन का नेता एक रहस्यमय व्यक्ति था जिसे सुनहरा सम्राट कहा जाता था। कोई नहीं जानता था कि वह कौन है, लेकिन उसकी शक्ति और प्रभाव अकल्पनीय था। वह दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों को नियंत्रित करता था और उसके आदेश पर युद्ध शुरू होते और खत्म होते थे। सुनहरा सम्राट एक ऐसी शक्ति चाहता है जो उसे अमर बना दे, फादर एंथनी ने कहा।
और वह मानता है कि सूर्य का हृदय और अन्य प्राचीन कलाकृतियां उसे यह शक्ति दे सकती हैं। होम्स और बख्शी ने महसूस किया कि उनकी लड़ाई अभी भी जारी थी और यह पहले से भी अधिक खतरनाक थी। अध्याय 16 सुनहरे सम्राट का रहस्य। फादर एंथनी की जानकारी के आधार पर होम्स और बख्शी ने सुनहरे सम्राट की पहचान करने की कोशिश शुरू की। यह एक कठिन काम था क्योंकि वह व्यक्ति इतना गुप्त था कि उसके बारे में कोई भी ठोस जानकारी उपलब्ध नहीं थी। उन्होंने लंदन के सबसे प्रभावशाली और धनी लोगों की सूची बनाई और हर एक की पृष्ठभूमि की जांच शुरू की। उनकी खोज उन्हें सर विलियम हार्टवेल के पास ले गई, जो एक अरबपति उद्योगपति था और जिसके पास दुनिया भर में कई कंपनियां थीं। हार्टवेल एक रहस्यमय व्यक्ति था जो शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देता था। उसकी हवेली लंदन के सबसे महंगे इलाके में थी और वह हमेशा अपने निजी सुरक्षा गार्डों से घिरा रहता था। होम्स और बख्शी ने हार्टवेल पर नजर रखना शुरू किया। उन्होंने देखा कि उसकी हवेली में रात में अजीबोगरीब गतिविधियां होती थीं। रहस्यमय लोग आते जाते थे और हवेली से अजीबोगरीब रोशनी और आवाजें आती थीं। यह स्पष्ट था कि हार्टवेल सिर्फ एक उद्योगपति नहीं था बल्कि कुछ और भी था। एक रात होम्स और बख्शी ने हार्टवेल की हवेली में घुसने का फैसला किया। उन्होंने एक गुप्त प्रवेश द्वार का उपयोग किया और हवेली के अंदर पहुंचे। हवेली के अंदर उन्हें एक विशाल पुस्तकालय मिला जिसमें प्राचीन और दुर्लभ पुस्तकें रखी हुई थीं। पुस्तकालय की दीवारों पर द ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन के प्रतीक बने हुए थे। उन्होंने पुस्तकालय में एक गुप्त दरवाजा खोजा जो एक भूमिगत कक्ष में जाता था। कक्ष के अंदर उन्हें हार्टवेल मिला, जो एक सुनहरे रंग के वस्त्र पहने हुए था और एक वेदी के सामने खड़ा था। वेदी पर सूर्य का हृदय के टुकड़े रखे हुए थे जिन्हें वह किसी तरह से हासिल कर चुका था। तो तुम यहां आ गए, हार्टवेल ने कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी शक्ति थी। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, मिस्टर होम्स और मिस्टर बख्शी। उसने अपना चेहरा उनकी ओर मोड़ा और उन्होंने देखा कि उसकी आंखें सुनहरे रंग की चमक रही थीं। तुम सुनहरा सम्राट हो, होम्स ने कहा। हार्टवेल ने मुस्कुराया। हाँ, मैं वही हूं जिसे तुम खोज रहे थे। मैं सदियों से इस दुनिया को नियंत्रित कर रहा हूं और अब मैं अमरता प्राप्त करने वाला हूं। उसने वेदी पर रखे सूर्य का हृदय की ओर इशारा किया। बख्शी ने महसूस किया कि हार्टवेल सिर्फ एक इंसान नहीं था। उसमें कुछ ऐसी शक्ति थी जो प्राकृतिक नहीं थी। तुम कौन हो, बख्शी ने पूछा। हार्टवेल हंसा। मैं एक प्राचीन आत्मा हूं जो सदियों से अलग अलग शरीरों में रहकर इस दुनिया को नियंत्रित कर रही है। और अब सूर्य का हृदय की शक्ति से मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। होम्स और बख्शी ने महसूस किया कि वे एक ऐसे दुश्मन का सामना कर रहे थे जो उनकी कल्पना से कहीं अधिक शक्तिशाली और खतरनाक था। लेकिन वे हार मानने वाले नहीं थे। उन्होंने हार्टवेल पर हमला करने की तैयारी की, जानते हुए कि यह उनकी जिंदगी की सबसे कठिन लड़ाई होगी। अध्याय 17 अंतिम युद्ध। हार्टवेल या सुनहरा सम्राट के खिलाफ लड़ाई शुरू हो गई। यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसमें सिर्फ शारीरिक शक्ति ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शक्ति की भी जरूरत थी। हार्टवेल की शक्तियां अकल्पनीय थीं। वह अपनी उंगलियों से सुनहरी ऊर्जा के गोले फेंक रहा था और उसकी आवाज से पूरा कक्ष कांप रहा था। होम्स ने अपनी बुद्धिमत्ता और तर्क का उपयोग किया। उन्होंने हार्टवेल की चालों का विश्लेषण किया और पाया कि वह अपनी शक्ति को सूर्य का हृदय से प्राप्त कर रहा था। बख्शी ने अपनी भारतीय दर्शन और आध्यात्मिक ज्ञान का उपयोग किया। उन्होंने महसूस किया कि हार्टवेल की आत्मा किसी प्राचीन श्राप या बंधन से बंधी हुई थी। वॉटसन, जो बाहर इंतजार कर रहे थे, उन्होंने अंदर से आ रही आवाजें सुनी और तुरंत मदद के लिए अंदर आ गए। उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाली और हार्टवेल पर गोली चलाई, लेकिन गोली हार्टवेल के शरीर से होकर गुजर गई, जैसे कि वह एक भूत हो। तुम मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते, हार्टवेल हंसा। मैं अमर हूं। मैं सुनहरे सम्राट हूं। होम्स ने महसूस किया कि हार्टवेल सिर्फ एक इंसान नहीं था बल्कि वह किसी प्राचीन और शक्तिशाली आत्मा से प्रभावित था। बख्शी ने अपनी भारतीय तंत्र मंत्र की जानकारी का उपयोग किया। उन्होंने एक प्राचीन मंत्र का जाप शुरू किया जो बुरी आत्माओं को बांधने और उन्हें शांत करने के लिए उपयोग किया जाता था। मंत्र की आवाज से हार्टवेल की शक्तियां कमजोर होने लगीं। यह क्या हो रहा है, हार्टवेल चिल्लाया। तुम मेरी शक्तियों को कैसे कमजोर कर रहे हो? बख्शी ने मंत्र का जाप जारी रखा और होम्स ने इस अवसर का फायदा उठाकर सूर्य का हृदय के टुकड़ों को वेदी से हटा दिया। जैसे ही सूर्य का हृदय के टुकड़े वेदी से हटे, हार्टवेल की शक्तियां पूरी तरह से गायब हो गईं।
वह जमीन पर गिर गया, उसकी आंखें खाली थीं और उसका शरीर कांप रहा था। वह अब सिर्फ एक बूढ़ा, कमजोर आदमी था। यह सब खत्म हो गया, वॉटसन ने कहा। उनकी आवाज में राहत थी। होम्स ने सिर हिलाया। हाँ वॉटसन, लेकिन यह एक ऐसी लड़ाई थी जिसे हम कभी नहीं भूलेंगे। बख्शी ने हार्टवेल को देखा। यह आत्मा अब शांत हो गई है मिस्टर होम्स। वह अब किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकती। हार्टवेल को स्कॉटलैंड यार्ड के हवाले कर दिया गया और द ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन का नेटवर्क भी ध्वस्त हो गया। सूर्य का हृदय के टुकड़ों को सुरक्षित स्थान पर रख दिया गया, जहां वे किसी के भी दुरुपयोग से बचे रहेंगे। अध्याय 18 शांति और मित्रता। द ऑर्डर ऑफ द गोल्डन डॉन के पतन के बाद लंदन में एक अजीब सी शांति छा गई। होम्स, बख्शी और वॉटसन ने महसूस किया कि उन्होंने न केवल एक बड़े खतरे को टाला है, बल्कि दुनिया को एक नए और बेहतर भविष्य की दिशा में भी धकेला है। उनकी लड़ाई ने उन्हें सिखाया कि अकेले कोई भी व्यक्ति, चाहे वह कितना भी महान हो, बड़े खतरों का सामना नहीं कर सकता। लेकिन जब अलग अलग संस्कृतियों और पृष्ठभूमियों के लोग एक साथ आते हैं तो वे असंभव को भी संभव बना सकते हैं। होम्स और बख्शी के बीच की दोस्ती इस पूरे अनुभव के दौरान और भी गहरी हो गई थी। शुरुआत में उनके बीच कुछ मतभेद थे। होम्स का तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण बनाम बख्शी का सहज ज्ञान और आध्यात्मिक समझ। लेकिन समय के साथ उन्होंने महसूस किया कि ये दोनों दृष्टिकोण एक दूसरे के पूरक हैं, और जब वे एक साथ आते हैं तो वे एक अद्वितीय शक्ति बनाते हैं। वॉटसन ने इस पूरे अनुभव को अपनी डायरी में विस्तार से दर्ज किया। उन्होंने महसूस किया कि यह सिर्फ एक जासूसी कहानी नहीं थी, बल्कि दो महान संस्कृतियों के मिलन और सहयोग की कहानी थी। उन्होंने लिखा, इस मामले ने मुझे सिखाया कि दुनिया में कोई भी समस्या इतनी बड़ी नहीं है जिसे मानवीय बुद्धिमत्ता, साहस और सहयोग से हल न किया जा सके। कुछ हफ्तों बाद जब सब कुछ शांत हो गया तो होम्स, बख्शी और वॉटसन ने एक साथ बैठकर अपने अनुभवों पर चर्चा की। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने न केवल कुछ खतरनाक अपराधियों को पकड़ा है, बल्कि उन्होंने दुनिया के इतिहास के कुछ सबसे गहरे रहस्यों को भी उजागर किया है। मिस्टर बख्शी, होम्स ने कहा, इस पूरे अनुभव ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है। मैंने महसूस किया है कि तर्क और विज्ञान के साथ साथ सहज ज्ञान और आध्यात्मिक समझ भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। बख्शी ने मुस्कुराते हुए कहा, और मैंने सीखा है कि भारतीय दर्शन और पश्चिमी विज्ञान एक साथ मिलकर अद्भुत परिणाम दे सकते हैं। वॉटसन ने कहा, यह अनुभव हम सभी के लिए जीवन बदलने वाला रहा है। हमने न केवल अपराधियों को पकड़ा है, बल्कि हमने एक दूसरे से भी बहुत कुछ सीखा है। तीनों ने महसूस किया कि यह सिर्फ एक मामले का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत थी, एक ऐसी शुरुआत जो उन्हें भविष्य में और भी बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार करती थी। अध्याय 19 विदाई का समय। कुछ महीनों बाद ब्योमकेश बख्शी की भारत वापसी का समय आ गया। उनका काम लंदन में पूरा हो चुका था और उन्हें कलकत्ता में कुछ नए मामलों की जानकारी मिली थी जिन पर उनका ध्यान देना जरूरी था। लेकिन इस बार की विदाई पहले से अलग थी। यह सिर्फ एक औपचारिक विदाई नहीं थी, बल्कि दो गहरे दोस्तों की विदाई थी जिन्होंने एक साथ मिलकर दुनिया के कुछ सबसे बड़े खतरों का सामना किया था। बेकर स्ट्रीट पर एक विशेष विदाई समारोह आयोजित किया गया। होम्स, वॉटसन, श्रीमती हडसन और कुछ अन्य करीबी दोस्त और सहयोगी इसमें शामिल हुए। इंस्पेक्टर लेस्ट्रेड भी आए, जिन्होंने होम्स और बख्शी के सहयोग की सराहना की और उन्हें धन्यवाद दिया। मिस्टर बख्शी, होम्स ने कहा, आपके साथ काम करना मेरे जीवन के सबसे यादगार अनुभवों में से एक रहा है। आपने मुझे सिखाया है कि जासूसी सिर्फ तर्क और अवलोकन का खेल नहीं है, बल्कि इसमें मानवीय समझ और सहज ज्ञान की भी उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका है। बख्शी ने जवाब दिया, मिस्टर होम्स, आपने मुझे दिखाया है कि वैज्ञानिक पद्धति और व्यवस्थित सोच कितनी शक्तिशाली हो सकती है। मैं इस अनुभव को हमेशा अपने साथ लेकर जाऊंगा। वॉटसन ने भावुक होकर कहा, मिस्टर बख्शी, आपने हमारे जीवन में एक नया आयाम जोड़ा है। आपकी शांति, धैर्य और गहरी सोच ने हमें बहुत कुछ सिखाया है। श्रीमती हडसन ने भी बख्शी को गले लगाया और कहा, आप हमेशा इस घर में स्वागत हैं, मिस्टर बख्शी। बख्शी ने सभी को धन्यवाद दिया और कहा, यह अनुभव मेरे जीवन का सबसे मूल्यवान हिस्सा रहेगा। मैंने न केवल कुछ जटिल मामलों को सुलझाने में मदद की है, बल्कि मैंने जीवन भर के लिए दोस्त भी बनाए हैं। उन्होंने होम्स को एक छोटा सा उपहार दिया, एक प्राचीन भारतीय कंपास जिस पर संस्कृत में लिखा था, सत्य की दिशा में चलते रहो। होम्स ने भी बख्शी को एक उपहार दिया, एक छोटी सी
लेकिन बहुत सटीक घड़ी, जिस पर अंग्रेजी में लिखा था समय सबसे बड़ा जासूस है। दोनों ने अपने उपहारों को संभाल कर रखा, जानते हुए कि ये उनकी दोस्ती के प्रतीक हैं। विदाई के समय होम्स और बख्शी ने एक दूसरे से वादा किया कि वे नियमित रूप से पत्र व्यवहार करेंगे और यदि कभी जरूरत हो तो वे एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहेंगे। दुनिया में अभी भी बहुत सारे रहस्य हैं, मिस्टर बख्शी, होम्स ने कहा, और मुझे यकीन है कि हमारे रास्ते फिर से मिलेंगे। बख्शी ने मुस्कुराते हुए कहा, निश्चित रूप से मिस्टर होम्स। सत्य की खोज में हमारी यात्रा कभी समाप्त नहीं होती। अध्याय 20, नई शुरुआत और अनंत मित्रता। बख्शी के भारत लौटने के बाद बेकर स्ट्रीट पर एक अजीब सी खामोशी छा गई। होम्स अपनी कुर्सी पर बैठे अपनी पाइप सुलगा रहे थे और उनकी आंखें दूर कहीं खोई हुई थीं। वॉटसन जानते थे कि होम्स को बख्शी की कमी महसूस हो रही थी, लेकिन उन्हें यह भी पता था कि यह अनुभव होम्स को एक बेहतर जासूस और एक बेहतर इंसान बना गया था। कुछ हफ्तों बाद होम्स को बख्शी का पहला पत्र मिला। पत्र में बख्शी ने लिखा था कि वे कलकत्ता में एक नए और दिलचस्प मामले पर काम कर रहे हैं और उन्होंने होम्स से सीखी तकनीकों का उपयोग करके कुछ महत्वपूर्ण सुराग खोजे हैं। उन्होंने यह भी लिखा था कि वे लंदन में बिताए समय को हमेशा याद रखेंगे। होम्स ने तुरंत जवाब लिखा, जिसमें उन्होंने अपने नए मामलों के बारे में बताया और यह भी लिखा कि वे बख्शी से सीखी चीजों का उपयोग कैसे कर रहे हैं। इस तरह दोनों के बीच एक नियमित पत्र व्यवहार शुरू हो गया, जो उनकी दोस्ती को और भी मजबूत बनाता गया। महीनों बाद होम्स को एक और दिलचस्प मामला मिला, एक रहस्यमय हत्या का मामला जिसमें भारतीय तत्वों के संकेत थे। होम्स ने तुरंत बख्शी को पत्र लिखा और उनकी सलाह मांगी। बख्शी ने तुरंत जवाब दिया और कुछ महत्वपूर्ण सुझाव दिए, जिनकी मदद से होम्स ने मामले को सुलझा लिया। इसी तरह जब बख्शी को कलकत्ता में एक ऐसा मामला मिला जिसमें यूरोपीय तत्वों के संकेत थे, तो उन्होंने होम्स से सलाह मांगी। होम्स ने अपनी विशेषज्ञता साझा की और बख्शी ने मामले को सफलतापूर्वक सुलझाया। वॉटसन ने इस पूरे अनुभव को अपनी डायरी में दर्ज किया। उन्होंने लिखा, होम्स और बख्शी की दोस्ती ने मुझे सिखाया है कि सच्ची मित्रता दूरी और समय की सीमाओं से परे होती है। यह दो महान दिमागों का मिलन था, जिसने न केवल उन्हें बेहतर जासूस बनाया बल्कि उन्हें बेहतर इंसान भी बनाया। लंदन में जीवन अपनी सामान्य गति से चल रहा था। होम्स को नए मामले मिलते रहे और वे उन्हें अपनी बेहतर हुई क्षमताओं से सुलझाते रहे। लेकिन हर मामले में वे बख्शी से सीखी चीजों का उपयोग करते थे, धैर्य, सहज ज्ञान और मानवीय समझ। इसी तरह बख्शी भी कलकत्ता में अपने काम में होम्स से सीखी चीजों का उपयोग करते रहे, व्यवस्थित सोच, वैज्ञानिक पद्धति और तार्किक विश्लेषण। यह एक ऐसी दोस्ती थी जो दूरी और समय की सीमाओं से परे थी। यह दो महान संस्कृतियों का मिलन था, जिसने दिखाया कि मानवीय बुद्धिमत्ता और सहयोग की कोई सीमा नहीं होती। कहानी का अंत यहाँ होता है, लेकिन होम्स और बख्शी की दोस्ती हमेशा के लिए जारी रहती है। वे जानते थे कि दुनिया में अभी भी बहुत सारे रहस्य हैं और वे हमेशा एक दूसरे की मदद के लिए तैयार रहेंगे। यह एक ऐसी कहानी थी जिसने उन्हें एक साथ लाया और जिसने उन्हें हमेशा के लिए जोड़ दिया। समाप्ति। इस तरह समाप्त होती है शर्लक होम्स और ब्योमकेश बख्शी की यह अद्भुत कहानी। यह सिर्फ एक जासूसी कहानी नहीं थी, बल्कि दो महान संस्कृतियों के मिलन, दोस्ती की शक्ति और मानवीय सहयोग की जीत की कहानी थी। होम्स और बख्शी ने साबित किया कि जब अलग अलग पृष्ठभूमियों के लोग एक साथ आते हैं तो वे असंभव को भी संभव बना सकते हैं। उनकी यह दोस्ती और सहयोग हमेशा के लिए एक प्रेरणा बनी रहेगी, यह दिखाते हुए कि सत्य की खोज में कोई भी बाधा बड़ी नहीं होती और मानवीय बुद्धिमत्ता की कोई सीमा नहीं होती।